ईरान की नेवी का एक जहाज, ऐसा शक है कि अमेरिका की सबमरीन ने डुबो दिया। पहले इसी पर बात करेंगे, फिर कुछ और बातें जो निकल कर आ रही हैं इस जंग में से उसकी बात करेंगे। आयरिस देना नाम का शिप, ये शिप है आयरिस देना। कमाल की बात है कि इस शिप को डुबोया कहां गया है? इस शिप को डुबोया गया श्रीलंका के पास। श्रीलंका क्या करने गया था? नेवल शिप। यह शिप दरअसल भारत में विशाखापत्तनम के पास आया था। विशाखापत्तनम के अंदर एक प्रोग्राम था जहां पर मिलन 2026 इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज एंड इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, यहां पे बहुत सारे देशों के जहाज आए हुए थे। और 4 मार्च से एक दिन पहले ये विशाखापत्तनम से चला और ये पार्टिसिपेट करने के बाद ये वापस ईरान जा रहा था। इसके ऊपर 180 नेवल ऑफिसर्स थे, 180 नेवल ऑफिसर्स थे। और ये बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा था विशाखापत्तनम से। और वहां से जब ये श्रीलंका के जहां पर गाले है, जहां पर टेस्ट मैच भी होते, श्रीलंका की सिटी, गाले से लगभग 40 नॉटिकल माइल दूर ये शिप सुबह सुबह डूब जाता है। और वहां से एक डिस्ट्रेस कॉल आती है कि हमें बचाओ, हमारा शिप डूब रहा है। एक डिस्ट्रेस कॉल आती है, जैसे कि हवाई जहाज की मेडे कॉल आती है ना, वैसी एक डिस्ट्रेस कॉल आती है कि हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। दरअसल मिलन 2026 नाम का विशाखापत्तनम के अंदर मल्टी नेशनल एक फ्लीट रिव्यू था। अब ये शिप जो वहां से जब करीब करीब मैंने बोला ना 40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे था गाले श्रीलंका से, और इसमें 101 क्रू मेंबर थे, 32 सेलर थे, और कुल मिला के ऐसा लगता है कि इसमें शायद 30 से 70 लोगों के बीच में बचाया गया है। और इसको बचाने वाला है श्रीलंका। इस शिप तो डूब गया, लेकिन इसमें से कुछ लोगों को, जो टोटल इसके थे मेंबर्स, उसमें से कुछ लोगों को बचाया गया है। बताया गया कि जिनको बचाया गया है उस पे हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज वगैरह थे उनके, और कुछ श्रीलंका की बोट्स वगैरह होंगी। तो उसमें 101 लोग मिसिंग हैं। 30 और 80 के बीच में अभी एग्जैक्टली नहीं पता कितने लोगों को बचाया गया है। एक शिप वेसल जो एक इंडियन नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज के बाद वापस आ रही थी, उस पर यूएस की सबमरीन ने हमला कर दिया। इसको लेकर के मत विभाजन हुआ है, मत बटा हुआ है, लेकिन इसको समझा और देखा किस तरीके से जाए। और क्या अब हिंदुस्तान में बैठ के हम ये नहीं बोल सकते कि हम इस जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं? मुहाने आ गई है जंग। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान। दशकों से फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स को बहुत करीब से, कॉन्फ्लिक्ट को बहुत करीब से रिपोर्ट भी किया है, कवर भी किया है, और मुझे नहीं लगता कि निधि से अच्छा कोई और होगा इस विषय पर बात करने के लिए। निधि, आपका बहुत बहुत स्वागत डबल चेक में। थैंक यू संकेत, थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि अब तक जो कहा जा रहा था कि ये कहीं दूर हो रहा है, वो अब मुहाने आ गया है, एकदम नजदीक हमारे। इसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि टेक्निकली निधि अभी भी ये कहा जा सकता है कि वो हमारी ना तो धरती है, ना ही हमारा कंट्रोल का एरिया है समुद्र का। ये उसके बाहर कोई एक प्रकरण हुआ है, देखा कैसे जाए? देखिए संकेत, ये जो ईरान की वॉरशिप के साथ इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह से अमेरिकन सबमरीन ने उसको टारगेट किया है, ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है। क्योंकि अभी तक हम, जैसे आप कह रहे थे कि हमें लग रहा था दूर नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं, बट चलो दुबई में हो रहा है, ओमान में हो रहा है, सऊदी में हो रहा है, और एयर स्ट्राइक्स के जरिए हो रहा है। और अब जबकि इस कॉन्फ्लिक्ट को एक तरह से वाइडन किया गया है, इसको एक मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट भी बनाया गया है, जिसमें आप शिप्स को भी टारगेट कर रहे हैं। और ट्रंप ने ये भी रूल आउट नहीं किया है कि अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो ग्राउंड इन्वेजन भी कर सकते हैं ईरान में। कुछ लोग कह रहे हैं दैट इज अनलाइकली, लेकिन क्या कहूँ मैं, इस बंदे के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इन अ सेंस ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज अ मल्टी प्रोंग कॉन्फ्लिक्ट नाउ। दूसरा, ये हमारे बैकयार्ड में हुआ है। जैसे आपने कहा, ठीक है वो इंडियन टेरिटरी में नहीं हुआ है, लेकिन हम बड़े शान से कहते हैं कि हम इंडियन ओशन के प्रोटेक्टर हैं। नेवी ने कहा है, पीएमओ ने कहा है कि हम इंडियन ओशन के बारे में किस तरह से वो वी आर पेट्रोलिंग दिस एरिया, वी आर लुकिंग आफ्टर इट्स सिक्योरिटी एटसेट्रा। तो इसमें बहुत सारे ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगर आप देखेंगे जो वरिष्ठ डिप्लोमैट्स हैं, फॉर्मर नेवी चीफ्स हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि ये जो ईरान का शिप है, जैसे कि आपने भी कहा, इट वाज पार्ट ऑफ एन इंडियन नेवल एक्सरसाइज।
अभी कुछ दिन पहले ही, और जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस फ्लीट को इंस्पेक्ट किया है, वो हमारे मेहमान थे, इंडिया के मेहमान थे। और जहां तक एक फॉर्मर डिप्लोमेट है कमल सिब्बल जी, उन्होंने ये भी कहा है सोशल मीडिया पे कि दे वर अनआर्म्ड बिकॉज दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी शिप्स दैट वुड टेक पार्ट इन दिस फ्लीट रिव्यू। तो आप एक अनआर्म्ड शिप के ऊपर ऐसे फायर करें, उनके सेलर्स को मारें, इस पे बहुत अनकंफर्टेबल सवाल खड़े होते हैं इंडिया के लिए। क्योंकि अगर अमेरिका ने इंडिया को इसके बारे में बताया और फिर भी ये हुआ, तब भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर नहीं बताया और हमें भी एक शौक लगा कि हमारे ही मतलब बैकयार्ड में ऐसे हुआ है, तब भी सवाल खड़े होते हैं कि भाई हो क्या रहा है। कि और एक मॉरल थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है इंडिया की तरफ से कि आपके मेहमान थे, उनके ऊपर हमला हुआ, वो शिप वहां पे इसीलिए था क्योंकि वो आपके फ्लीट रिव्यू में था और वापस जा रहा था। तो इट्स नॉट एज सिंपल एंड ब्लैक एंड व्हाइट कि आप कहें हमारा पानी नहीं था, इंटरनेशनल वाटर्स थे। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से आज भारत कितना कमजोर देश लग रहा है। जितने भी स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, सब ये कह रहे हैं कि ये भारत के लिए एक आई ओपनिंग मोमेंट है। ईरान युद्ध के बाद जिस तरीके से आइरिस देना को मार गिराया डोनाल्ड ट्रंप ने, और अभी भी हम चुप बैठे हुए हैं। आखिर किस तरीके का प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को आज साबित कर रहे हैं? देवी जी, मैं वही बात कह रही हूँ कि आपकी जो अगर आप इंटरनल पॉलिटिक्स के हिसाब से भी चल रहे हैं ना कि मुसलमान कंट्री के ऊपर आक्रमण हुआ है, तो हमें चुप रहना है क्योंकि इससे हमारा वोट बैंक कंसोलिडेट होगा, हिंदू वोट बैंक। आप मान लिया आपकी बात, लेकिन आप तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में शिया मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश में है और करते हैं। आप शिया मुसलमानों को जो कहते हैं कि उनको खुश करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। आप शिया मुस्लिम क्लैरिक्स जो आपके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे मोहन भागवत मिलते हैं, आप जाते हैं शिया मुसलमानों की मस्जिदों में, आप दरगाहों पे चद्दर वगैरह चढ़वाने जाते हैं। तो आप मतलब शिया मुसलमान डोमेस्टिकली तो आप उनको प्लीज करने की कोशिश करते हैं। और जब शिया कंट्री के ऊपर हमला हुआ है और जबकि उसके साथ आपकी पुरानी टाइज है, न केवल ट्रेड की टाइज है आपकी उनके साथ में, कल्चरल टाइज है, सिविलाइजेशनल टाइज है आपकी उनके साथ। आप नीलू जी, इस वक्त मैं और आप बैठे हो या जो भी वक्ता बोलेंगे या जो दर्शक लिख रहे होंगे, उसमें दुनिया भर के फारसी ईरानी भाषा के शब्द हैं, हजारों शब्द पता नहीं अनजाने में मैं और आप बोल रहे हैं इस टाइम उस भाषा की। ऐसी टाइज है हमारी। और आप क्योंकि विश्व शांति के लिए अगर आप खुद को विश्वगुरु मानते हैं, महामानव मानते हैं, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था मानते हैं और दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो आपको दूर हजारों किलोमीटर दूर भी हो रहा होगा कोई घटनाक्रम, तो उसके ऊपर बोलना पड़ेगा, अपनी टिप्पणी अपना विचार रखने पड़ेंगे। ये ऐसे नहीं होता है कि आपके बिल्कुल आपके बगल में और वो आपके मेहमान थे। वो लोग जो ईरानियन जो शिप था, नेवल शिप, वो आपका मेहमान था। और आप विशाखापट्टनम से वो अपना जो नेवल एक्सरसाइज थी कई कंट्रीज की, उसको करके वो वाया श्रीलंका और वापस अपने कंट्री जा रहे थे ईरान को, और उस दौरान में उनको निशाना साध किया गया। तो आपके घर में एक तरीके से बिल्कुल आपके पड़ोस में इस तरीके का ये हुआ है। और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस टाइम अमेरिका जो है ईरान के ऊपर हमलावर है, वहां युद्ध चल रहा है फुल फ्लेजेड। वहां पे एक भयंकर तौर पे और भी जो आसपास के खाड़ी देश है वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा और अपना ओपिनियन तो देना पड़ेगा। आपके पड़ोस में इतनी बड़ी घटना हो गई है और आप ये कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। अरे ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप उसमें रिटेलिएट करिए या आप इंटरवेंशन करिए और या आप खुद हथियार लेके खड़े हो जाइए, आप खुद मिसाइलें छोड़ दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको ये कहना चाहिए कि भाई ऐसा हमारे जो मेहमान जो शिप था, चाहे वो ईरान से आया था या किसी और कंट्री से आया था, उसके ऊपर ये उसको इस तरीके से नेस्तनाबूद कर देना, डुबा देना, ये एक विश्व शांति के लिए खतरा है। ये तो जो चिंता जाहिर की जा रही है, एस्केलेट हो सकता है कि ये जानबूझ के इंडिया को इसमें खींचने की, आओ भाई आओ, तुम भी आओ, तुम कैसे चुप बैठे हो, तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये इनडायरेक्टली इनको इनवाइट करने की एक चाल हो अमेरिका की, कि ताकि इंडिया भी कूद पड़े। दूसरी बात इसमें एक ये चीज भी आती है कि क्योंकि उनको लगता है कि ये इलाका, यहाँ से देखिए ये जो एरिया है, जिस एरिया में ये सब हुआ है, ये वर्ल्ड ट्रेड के बहुत क्रूशियल इलाका है। चाइना का तो बहुत सारा ही ट्रेड यही से जाता है। और अभी चाइना ने अपने जो रिफाइंड ऑयल वगैरह का जो एक्सपोर्ट है उसको स्टॉप कर दिया है इमीडिएट इफेक्ट, इन्हीं कारणों से, क्योंकि उनको बनाया जाएगा निशाना। आप देखिए दोस्तों, इंडिया में एक नेवल एक्सरसाइज हो रही थी जिसमें बहुत सारे ममालिक ने हिस्सा लिया था, उसमें ईरान भी शामिल था। और जब ईरान अपना नेवल एक्सरसाइज करके अपने वतन वापस जा रही थी अपनी सबमरीन पे समंदर के ज़रिए, तो उस टाइम पे अमेरिका की सबमरीन ने उसको हिट करके इंडिया के पानियों में डबो दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया किस तरह से बता रहा है कि ये श्रीलंका के पानियों में डबो दिया गया है, मगर ये ऐसा नहीं है। ये इंडिया वाले झूठ बोल रहे हैं। ये जो है सबमरीन, इसको जो है इंडिया के ही पानियों में डबो दिया है। तो दोस्तों, ये इंडिया वाले अब इतना खौफज़दा हैं कि वो इतने डरे हुए हैं कि अब ये उनको डर लगा हुआ कि ऐसा ना हो कि ईरान अब हमें ना हिट करे, हमें ना मारे और हमारे ऊपर ना बमबारी कर दे। तो ये इतने डरे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।